हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हमारे सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहें और हर टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते रहे। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आइए जरा ध्यान से देखें। ये एक हमने इंटरफेस में लिया, यानी अंतरापृष्ठ एक मैंने ले लिया है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जिसको हम लोग पृथककारी तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथककारी तल। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ये मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रा किया, अविलंब ड्रा किया, ये अविलंब हो गया। इस तरफ का माध्यम विरल है और इस तरफ का माध्यम सघन है, यानी इस तरफ डेंसर मीडियम है और इस तरफ रेरर मीडियम है, यानी विरल माध्यम है। ओके, आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक विशेष कोण पर इंसिडेंट होती थी तो इधर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता था। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती थी तो एक विशेष आपतन कोण पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता था, यानी ये प्रकाश की किरण इस अंतरापृष्ठ पर ओवरलैप कर जाती थी। इस विशेष आपतन कोण को ही आप लोग क्या कहते थे? क्रांति कोण कहते थे, यानी क्रिटिकल एंगल कहते थे। राइट? क्या बोलते थे इसको आप लोग? क्रांति कोण कहते थे, क्रिटिकल एंगल कहते थे। ओके, अब जब सघन माध्यम में ये क्रांति कोण बन गया C, अगर हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी आगे बढ़ा दें, अगर हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे थे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा था। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया था। जिस विशेष आपतन कोण पर यह मान 90 डिग्री हुआ था उसी को आप लोगों ने क्या कहा था? क्रांति कोण कहा था, क्रिटिकल एंगल कहा था। ओके, अब आप कहेंगे सर आप ये बताइए, अगर हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी आगे बढ़ा दें तो फिर ये अपवर्तित किरण जो इंटरफेस पे पड़ी हुई है ये कहां जाएगी? तो ये जिस माध्यम से प्रकाश गया था उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाया जाए तो सघन माध्यम से चला प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। यानी जिस मीडियम से लाइट जा रही थी उसी मीडियम में लाइट बैक कर जाती है, वापस आ जाती है। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। बात समझ में आ गई? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा कृपया सभी लोग फिर से सुने। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाया जाए, क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाया जाए तो सघन माध्यम से चला प्रकाश सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित होकर के वापस आ जाता है। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। कंफर्म? अब देखिए, पूर्ण
आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है? आवश्यक शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है, यानी वे कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिन परिस्थितियों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की बेटा सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। पहली घटना क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, पहली घटना, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। I इज ग्रेटर देन C। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितनी आवश्यक शर्तें हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। कंफर्म है सबको? और एक विशेष नोट भी बेटा हम लोग यहां पर देखेंगे। जरा वो विशेष नोट क्या है, सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। नंबर 1, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में, यानी इस प्रकार से जब ये सघन से जाएगी तो ये विरल माध्यम में इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। ये सघन है और ये विरल है। तो यदि I इज लेस देन C है तो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। नंबर 2, यदि I इज इक्वल टू C है तो प्रकाश की किरण इंटरफेस पर ओवरलैप कर जाएगी, यानी इसी पृथककारी तल के ऊपर आ जाएगी। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है सभी को। और तीसरी कंडीशन क्या है? यदि I इज ग्रेटर देन C है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो तीन घटनाओं को बेटा सभी बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होगी। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तित किरण इंटरफेस पर ओवरलैप कर जाएगी, और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो उसी माध्यम में प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की फिनोमेना हो जाएगी, घटना हो जाएगी। कंफर्म है बेटा सबको? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नेसेसरी नोट पॉइंट क्या है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो भाई। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है बेटा, सबको समझ में आ गया? अब हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमें मॉडर्न लाइफ में देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल क्या है, इन्हें हमें ध्यान से समझना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में सबसे पहला और बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। पहला एग्जाम्पल है इसका हीरे का चमकना, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। हीरा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है,
हीरा कब हमें चमकता हुआ दिखता है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सामान्यतः हीरा हमें चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। जब हीरे को हम तराशते हैं, यानी उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे उसको कट करते हैं, तब हमें वो शाइन करता हुआ दिखता है, यानी ब्राइटनेस करता हुआ दिखता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी भी डायमंड को इस तरीके से इस संरचना में मैंने उसको कट कर दिया, ठीक, तो देखिए हमने डायमंड को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर कट किया है इसको, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं जब हीरे को तराश दिया जाता है। फिर जब हीरे को हम किसी विशेष कोण पे देखते हैं, किसी डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तभी वो हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? हीरे और वायु अंतरा पृष्ठ के लिए हीरे तथा वायु अंतरा पृष्ठ के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रांति कोण होता है, वो 24 डिग्री होता है। 24 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है। ओके, यानी हीरे से कोई भी प्रकाश की किरण वायु में तभी बाहर आएगी जब आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होगा। अगर कोई भी प्रकाश की किरण हीरे के किसी भी पृष्ठ पर 24 डिग्री से कम एंगल पर इंसिडेंट होगी, तभी उस सरफेस से प्रकाश बाहर आ पाएगा। और जब तक 24 डिग्री से कम पर इंसिडेंट नहीं होगी, तब तक प्रकाश की किरण बार बार हीरे के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती रहती है। बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण हीरे के अंदर वायु से हीरे में प्रवेश किया उसने। अब जब तक उसका किसी भी सरफेस पर, किसी भी एंगल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम नहीं होगा, तब तक प्रकाश की किरण हीरे से वायु में नहीं आएगी। और जब हीरे से वायु में आएगी नहीं, तो हमारी आंख की रेटिना पर जाएगी नहीं और हीरा हमें दिखाई नहीं देगा। जब किसी भी खास परिस्थिति में, किसी भी विशेष कोण पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, 24 डिग्री से कम हो जाता है, तुरंत प्रकाश की किरण हीरे से वायु में आ जाती है और सीधे हमारी आंखों के रेटिना पे पहुंच जाती है। अतः उस एंगल पर जब भी हम हीरे को देखेंगे तो हीरा हमें ब्राइट करता हुआ, यानी शाइन करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंफर्म? तो हीरे का चमकना किस फिजिकल फिनोमेना का एग्जांपल है? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। कंफर्म? तो ब्राइटनेस ऑफ डायमंड किस फिनोमेना का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल की बात करें, तो इसका दूसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, जिसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। मरीचिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिराज, मिराज ऑफ डेजर्ट्स। रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान की मरीचिका क्या है, इसको सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम रेगिस्तान में जा रहे होते हैं और दूर कहीं हमें किसी खड़े हुए पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई देती है। अगर कोई भी यात्री रेगिस्तान में खड़ा हो और दूर स्थित किसी पेड़ को देखे, तो उसको उस पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई देती है। जैसा कि आपने अगर कभी फील किया हो कि अगर किसी तालाब के किनारे किसी खड़े हुए पेड़ की इमेज को हम देखें
तो उस तालाब में हमें उस पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई देती है। ओके, कैसी इमेज दिखाई देती है? उल्टी इमेज दिखाई देती है। तो हमें जब ऐसे ही यही सिचुएशन जब हमें रेगिस्तान में फील होती है, यही सिचुएशन जब हमें रेगिस्तान में फील होती है, रेगिस्तान में जब हम दूर खड़े किसी पेड़ को देखते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पेड़ की उल्टी इमेज बनी हुई है, यानी वो पेड़ आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा, जिससे मुझे उस पेड़ के पास किसी तालाब के होने की परिस्थिति नजर आती है। मानो यूं प्रतीत होता है कि इस पेड़ के पास कोई तालाब है, वहां पे एक तालाब के होने की एक गुंजाइश नजर आती है। हम ये सोचते हैं कि वहां पर कोई पानी से भरा हुआ तालाब है, लेकिन जब हम उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां पे हमें ऐसा कोई तालाब दिखाई नहीं देता है, और ना ही वो पेड़ उल्टा होता है, बल्कि वो रियल में पेड़ सीधा खड़ा हुआ होता है। तो आखिर वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें उस पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई पड़ी? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें उस पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई पड़ी? तो उल्टी इमेज का दिखना ही कहलाता है रेगिस्तान की मरीचिका। क्या कहलाता है? रेगिस्तान की मरीचिका। कंफर्म? तो आखिर वो कारण क्या है जिसकी वजह से दूर खड़ा हुआ सीधा पेड़ आपको उल्टा प्रतीत होता है और आपको वहां पर किसी तालाब के होने की गुंजाइश नजर आती है? इसका कारण क्या है? ओके, तो इसके कारण को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इज इट राइट? नेक्स्ट वीडियो में इसका रीजन हम आप सभी बच्चों को बताएंगे कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं या वो कौन सी भौतिक घटना है, फिजिकल फिनोमेना है, जिसकी वजह से हमें ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। इट्स ओके। तो उम्मीद है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आज का ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे अपने वीडियो को बार बार प्ले करें और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकता है। उसकी समस्या को हम नेक्स्ट वीडियो में डिलीट कर देंगे, समझा देंगे, उसको दोबारा से अच्छे से बता देंगे। इट्स ओके। तो सभी बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।